भारत इन दिनों एक नई तरह की समस्या से जूझ रहा है। ये समस्या है इंटरनेशनल इमेज को मेंटेन करने की समस्या। और इस समस्या में भी जो नया जुड़ाव हुआ है, जो नई घटना आई है, वो घटना है पुलित्जर प्राइज को लेकर। तीन फोटोग्राफर्स को, हिंदुस्तान के तीन फोटोग्राफर्स को पुलित्जर प्राइज दिया गया है। मगर वो पुरस्कार क्यों दिया गया है? वो पुरस्कार दिया गया है कश्मीर में उनके द्वारा की गई फोटोग्राफी के लिए। और मजे की बात यह है कि जब आप पुलित्जर के वेबसाइट पर जाकर कैप्शन पढ़ते हैं तो कैप्शंस में उसे भारत के कब्जे वाली कश्मीर लिखा गया है। ट्रांसलेशन यही है कुल मिलाकर। तो पुलित्जर डार यासीन जैसे पत्रकारों को, फोटोग्राफर्स को पुलित्जर देके, और वैसे पुलित्जर में यह लिखकर कि यह भारत के कब्जे वाली कश्मीर है, कौन सी नई अंतर्राष्ट्रीय प्रोपेगेंडा रचने की कोशिश हो रही है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। हम समझेंगे कि क्या सचमुच में जो मैसेज ये फोटोज दिखा रहे हैं वो सच्चाई है। क्या ये फोटोज सच्चाई लेके आ रहे हैं लोगों के सामने। तीन फोटोग्राफर्स को नामित किया गया है पुलित्जर प्राइज के लिए। पहले चुन्नी आनंद, दूसरे मुख्तार खान और तीसरे डार यासीन। नाम सबसे पहले चुन्नी आनंद का है, मगर चुन्नी आनंद की मात्र एक फोटो उन्होंने वेबसाइट पे डाली है, और वो भी एकमात्र ऐसी फोटो है इसमें ना तो भारत की कब्जे वाली कश्मीर लिखा है और ना ही आतंकियों की फोटो है। वो फोटो भारत के एक सैनिक की है और इसके लिए हम चुन्नी आनंद के आभारी हैं। मगर बाकी के जो दो फोटोग्राफर्स हैं इनके बारे में बात करना जरूरी है। तो फोटोग्राफर्स के बारे में बात करें इससे ज्यादा बेहतर है कि आइए हम उनकी फोटोज के बारे में बात करते हैं और एक एक करके देखते हैं कि जो फोटोज इन्होंने रखे हैं, जिन फोटोज के लिए इनको पुरस्कार मिला है, क्या ये फोटोज सही मैसेज डिलीवर कर रहे हैं। कहते हैं कि एक तस्वीर 100 शब्दों के बराबर होती है, 1000 शब्दों के बराबर होती है, मगर क्या एक फोटो कहानी को पूरी तरीके से बताती है? मुझे नहीं लगता। इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में पीछे फ्री कश्मीर का जो बोर्ड आपको दिख रहा है, वी वॉन्ट इंडिपेंडेंट कश्मीर, ये अपने आप में सारी कहानी साफ कर दे रहा है कि इस फोटो के माध्यम से फोटोग्राफर दिखाना क्या चाहता है, कौन सी भावना को बढ़ावा देना चाहता है, किस तरह के लोगों को आगे लेकर आना चाहता है, उनको हीरो बनाना चाहता है। मगर जब आप इस फोटो के पीछे की कहानी देखेंगे तो आपको मामला और ज़्यादा गंभीरता से और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ये फोटो जिस प्रदर्शन का है वो प्रदर्शन 23 अगस्त को हुआ था। अब इस न्यूज़ रिपोर्ट को देखिए। इस न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक 23 अगस्त को भारतीय खुफिया एजेंसी ने यह रिपोर्ट दी थी कि पाकिस्तान अफगानी और पश्तून लड़ाकों को भारत की सीमा में घुसाने की कोशिश कर रहा है। और इसी दिन जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हुए। कोशिश क्या की जा रही थी? एक तरफ विदेशी आतंकी, विदेशी देश दूसरे देश के मदद से, पाकिस्तान के मदद से देश में घुस रहे थे, और उसी समय उनके जो कलपुर्जे, छोटे छोटे कलपुर्जे उन्होंने जो प्लांट कर रखे हैं जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में, वो प्रदर्शन कर रहे थे। इस प्रदर्शन के पीछे मकसद क्या था? मकसद था सेना का ध्यान भटकाना। मगर अफसोस वो उसमें कामयाब नहीं रह पाए, और इस फोटो के माध्यम से जो मैसेज देना चाहते हैं डारा में, वो उसमें भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। इस दूसरी तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर का कैप्शन बताता है कि भारत के कब्जे वाली कश्मीर में एक 11 साल का बच्चा, उसे भारतीय सैनिकों ने मुठभेड़ के दौरान मार दिया। मगर क्या यह सच्चाई है? इन न्यूज रिपोर्ट्स को देखिए। इन न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक जब यह घटना हुई उस समय पूरी कहानी क्या थी? कुछ आतंकवादी एक बिल्डिंग में छुपे हुए थे, और उस बिल्डिंग में जब वो थे तो वहां पे 3 और लोग थे जो उनके साथ थे, जिसमें से कि एक 11 साल का ये बच्चा था आतिफ, और 2 और लोग थे। जब मुठभेड़ शुरू होने वाली थी तो उनमें से एक भाग गया, 2 वहां बचे रहे। 2 को सैनिकों ने बचा लिया, मगर आतिफ मारा गया। ये आपको उन परिवारों के चेहरे की खुशी नहीं दिखाएंगे जिनको सेना ने बचाया, मगर आपको आतिफ का रोना दिखा रहे हैं। द स्क्रॉल ने इसके ऊपर एक और स्टोरी की है। उस स्टोरी को अगर आप देखें तो द स्क्रॉल क्या कह रहा है कि दरअसल कुछ आतंकी आतिफ की बहन के साथ शादी करना चाहते थे, मगर परिवार वालों ने मना कर दिया। उससे खार खाए आतंकवादी, इन्होंने आतिफ के परिवार का, आतिफ समेत उसके परिवार के 3 लोगों को बंदी बना लिया। जब सेना को इस बात का पता चला तो सेना ने उस बिल्डिंग को चारों तरफ से घेरा,
कार्यवाही शुरू की, मगर जब आतंकियों को लगने लगा कि अब वो बच नहीं पाएंगे तो उन्होंने आतिफ को मार डाला। आतिफ मर गया, मगर आतिफ की कब्र के ऊपर ये जो जहर के बीज बो रहे हैं, ये कब मरेंगे? अगर आज आतिफ जिंदा होता तो शायद वो चीख चीख के बताता कि सच्चाई क्या है, मगर अफसोस आतिफ नहीं है। सिर्फ आतिफ के लाश की एक तस्वीर के ऊपर हो रही राजनीति है, प्रोपेगेंडा है, मगर ये तस्वीर पूरी कहानी नहीं बता रही। अब इस तीसरी तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर को देख के किसी को भी बुरा लगेगा, खास करके अभी जब लॉकडाउन के समय में जब पुलिस हर जगह रोक रही है, किसी को लगेगा कैसी बात है, कश्मीरियों को ऐसे रोक के उनके साथ जबरदस्ती की जा रही है, ऐसे चेकिंग होती है क्या? मगर पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझिए कि जब ये तस्वीर खींची गई उस समय हो क्या रहा था। बीबीसी की इस रिपोर्ट को देखिए। बीबीसी की एक रिपोर्ट बता रही है, उसी दिन की रिपोर्ट है जिस दिन की ये फोटो है, उसी दिन की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट में बीबीसी का संवाददाता बता रहा है कि कश्मीर में लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है और ये ड्राइवर कह रहा है कि कश्मीर के लोगों के अंदर ज्वालामुखी भरा पड़ा है जो कभी भी फट सकता है। अब कश्मीर के लोगों के अंदर ये गुस्सा क्यों भरा है, ये नफरत क्यों भरा है, ये भी बहस का विषय है, ये भी सोचने का विषय है, मगर इसके बारे में बाद में सोचेंगे। अब आप ये बताइए कि जब स्थितियां इतनी विस्फोटक बनी हो, जब लोगों के अंदर गुस्सा इस कदर भरा हो, उस समय पुलिस क्या आपकी जांच नहीं करेगी? और ऐसी स्थितियों में जैकेट के अंदर देखना क्या कोई गुनाह है, क्या कुछ गलत है? तो यहां पे भी फोटो कुछ और ही मैसेज देने की कोशिश कर रही है, मगर वो मैसेज सही नहीं है। स्वतंत्रता भारत के हर नागरिक का मूल अधिकार है। भारत के हर नागरिक को यह अधिकार है कि वो जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे घूम सकता है, अगर वो किसी और को परेशान नहीं कर रहा है। और ये अधिकार कश्मीरियों को भी है। ये बहुत अफसोस की बात है कि इस लड़के को इस तरह पुलिस रास्ते में रोक कर चेक कर रही है, मगर क्यों कर रही है? उन लोगों के कारण कर रही है जिन्होंने अपने आतंक के व्यापार के कारण कश्मीर को आज एक युद्ध क्षेत्र में बदल दिया है। जिन्होंने कश्मीर में आतंक की पौध बोई है, वो इसके लिए दोषी है। और मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि जैसे जैसे सरकार सख्त कदम उठाते जाएगी, वैसे वैसे ये स्थिति खत्म होती जाएगी। और ये लड़का जिसे आज रास्ते में रोका गया है, वह कुछ सालों के बाद बेखौफ कश्मीर के सड़कों पर घूम पाएगा। उसे इस बात का डर नहीं होगा कि कोई उसे गोली मार देगा, कहीं बम फट जाएगा या कोई पुलिस वाला उसे रोकेगा। अब इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में ये महिलाएं आपको बेचारी लग रही होंगी। ऐसा एक बारगी देख के लग रहा है कि इनके पुलिस ने लाठी मार रही है और ये लाठी से बचने की कोशिश कर रही हैं, डरी हुई हैं। इनकी आंखों में वो कातरता आपको दिखाई दे रही होगी, मगर क्या ये सच्चाई है? ये दूसरी फोटो देखिए। ये फोटो भी दार यासीन ने ही खींची है, उसी प्रोटेस्ट की फोटो है और उसके जस्ट एक दिन के बाद वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में फोटो लगी है। इस फोटो में आपको डर दिख रहा है? नहीं। इस फोटो में आपको गुस्सा दिख रहा है, इस फोटो में आपको एग्रेसिवनेस दिख रहा है। क्यों? ये प्रोपेगेंडा का तरीका है। उस समय जिस समय वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट छपी थी, उस समय यह दिखाना था कि कश्मीर में गुस्सा है। आप उस समय का पूरा नैरेटिव याद कीजिए। उस समय का पूरा नैरेटिव यही चल रहा था कि कश्मीरियों में गुस्सा है, लोग आतंकवादी बन जाएंगे, कश्मीर में जगह जगह बड़े बड़े प्रदर्शन होंगे, गोलियां चलेंगी। मगर वो प्रोपेगेंडा सफल नहीं हुआ, वो प्रोपेगेंडा फेल हो गया। तो ये अभी का नया प्रोपेगेंडा है। अभी ये नहीं दिखाना कि कश्मीरी गुस्से में है, अभी ये दिखाना है कि कश्मीर के लोग डरे हुए हैं। इसीलिए उस प्रोपेगेंडा के हिसाब से फोटो चलाई जा रही है। इस फोटो को पुरस्कार दिया जा रहा है, विश्व के अलग अलग मंचों में ये फोटो दिखाई जाएगी और इसे एक फोटो के माध्यम से भारत की छवि गढ़ने की कोशिश होगी। अब आइए बात करते हैं वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्टर नीहा मसीह पर, जिन्होंने अगले ही दिन ये रिपोर्ट की थी, जिन्होंने आर्टिकल लिखा था वॉशिंगटन पोस्ट के लिए। आप इनके फेसबुक टाइमलाइन पे जाइए, इनके ट्विटर टाइमलाइन पे जाइए, विजन आपका बहुत क्लियर हो जाएगा कि ये करना क्या चाह रही हैं। इनके ट्विटर का जो पिंड पोस्ट है, सबसे ऊपर का पोस्ट, उसमें ये शाहीन बाग के शेरनियों के गुण गा रही हैं। खैर गलत नहीं है, न्यूज़ है, कवर करना चाहिए,
सही बात। लेकिन एक भी न्यूज ऐसा नहीं है इनके पूरे टाइमलाइन में जो भारत की, इंडिया की एक पॉजिटिव इमेज प्रेजेंट करे। इनके फेसबुक टाइमलाइन पे जाइए, अलग जहर बो के रखा है इन्होंने। तो ये कोई एक आदमी नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई एक फोटोग्राफर है या कोई एक पत्रकार है, कोई एक राइटर है जो भारत की छवि खराब करना चाहता है। ये पूरे के पूरे लिबरल्स का एक गैंग है। ये वो गैंग है जिसका रोजगार ही इस पे चलता है कि टकराव कहाँ है, कॉन्फ्लिक्ट कहाँ है। तो जब 370 हटाने के बाद जब ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो रहा है, जब ये टकराव खत्म हो रहा है, तो वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये उन लोगों को दोबारा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं जिन लोगों के मन में कहीं आतंक की भावना थी, कुछ ऐसा करने की भावना थी, मगर वो दब गई थी। वो भी अब सोच रहे थे कि विकास के योजनाएं आ रही हैं, सरकार फंड दे रही है, हम साथ में नहीं। अब ये दोबारा हीरोज क्रिएट कर रहे हैं। ये जो लोग फोटो में नारे लगा रहे हैं, जो लोग फोटो में पत्थर मार रहे हैं, उनको दोबारा से हीरो बना रहे हैं। और उस फीलिंग को, वो जो बिट्रियल की फीलिंग कश्मीरियों के अंदर इन्होंने भरी थी, उसको ये दोबारा जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर अब नहीं लगता कि ये प्रयास इनके सफल होंगे, या इसके कोई चांसेस कहीं से दूर दूर तक नहीं दिख रहे हैं। अब इस तस्वीर को देखिए, ये लिबरल्स की सबसे फेवरेट तस्वीरों में से एक है। लाठी भांजते सैनिक, लाठी भांजते अर्धसैनिक बल के लोग। क्योंकि इस फोटो को मिस रिप्रेजेंट करवाना बहुत आसान है, बहुत आसान। आप इसके साथ कुछ भी चला सकते हैं। इसके साथ आप अपने किसी भी तरह के इरादों को साबित करने के लिए इस फोटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर इस फोटो के पीछे की असलियत क्या है? कैप्शन बताता है कि कश्मीर में एक कॉलेज के बच्चे एक 3 साल की बच्ची के साथ हुए बलात्कार का विरोध कर रहे थे, और उस दौरान पुलिस ने उनके साथ, अर्धसैनिक बलों ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया, उनकी गाड़ियां तोड़ी। मगर घटना की सच्चाई क्या यही है? द प्रिंट की ये रिपोर्ट देखिए। द प्रिंट की ये रिपोर्ट बताती है कि 8 तारीख को ये बलात्कार की घटना हुई थी, और उसके मात्र एक दिन के बाद, उसके जस्ट अगले दिन 9 मई को ही उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया था जो इसका आरोपी था। मगर उसके बावजूद 14 से 15 तारीख तक कश्मीर के जगह जगह पे प्रदर्शन होते रहे। और प्रदर्शन ऐसे प्रदर्शन नहीं थे कि बैठ के कोई नारे लगा रहा था। कश्मीर में आग लगाई जा रही थी। आरोपी के गिरफ्तार हो जाने के बाद सुरक्षा बलों की गाड़ियों पर पथराव किया जा रहा था। अब बताइए, ऐसा कौन सा प्रदर्शन है जो आरोपी के गिरफ्तार हो जाने के बाद भी चालू रहता है और उसमें आगे लगाई जाती है? तो इससे साफ समझ आ रहा है कि प्रदर्शन का बहाना भले उन्होंने इस बात को बनाया था, इस छोटी सी बच्ची के बलात्कार के ऊपर भी, लेकिन उन्होंने राजनीति की। इस मामले को विषय बनाकर उन्होंने घाटी में आतंक फैलाने की कोशिश की। और अगर सुरक्षा बलों की गाड़ी पर पत्थर बरसाए जाएंगे तो उसके बाद इस तरह के लाठीचार्ज कोई गलत घटना नहीं है, बहुत सामान्य सी घटना है। तो ये तस्वीर भी आधी अधूरी कहानी ही लोगों के सामने रख रही है। अब इस तस्वीर को देखिए। तस्वीर में क्या है? एक आंदोलनकारी, आतंकवादी नहीं, आंदोलनकारी, कैप्शन के हिसाब से एक आंदोलनकारी अर्धसैनिक बलों की गाड़ी पर पत्थर बरसा रहा है। गाड़ी के हालात देखिए, गाड़ी टूट चुकी है जगह जगह से, हालत खराब है। सबने इस तस्वीर को देखा और सबने उस आंदोलनकारी के बारे में सोचा। 1 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए और उस सैनिक के बारे में सोचिए जो स्टीयरिंग व्हील के पीछे बैठा है, जो अपने घर से दूर है क्योंकि देश की रक्षा करना चाहता है। सालों से अपने परिवार वालों से नहीं मिला, उसके हाथों में बंदूक है मगर वो चला नहीं सकता। क्यों नहीं चला सकता? क्योंकि मानवाधिकार आयोग आ जाएगा, मानवाधिकार की बातें करने वाले आ जाएंगे। हर बार आ जाते हैं, मगर सैनिकों का कोई मानवाधिकार नहीं होता। ये पत्थर मारने वाला हीरो बनेगा और वो जो स्टीयरिंग व्हील के पीछे बैठी कातर आंखों से किसी तरह अपने जान बचाने की कोशिश कर रहा होगा, वो विलन बन जाएगा। इस तरह से कश्मीर में सैनिकों को विलन बनाने की कोशिश की जा रही है। कश्मीर के लोगों के दिमाग में यह बात बिठाने की कोशिश की जा रही है, देखो अगर तुम पत्थर मारोगे तो हम तुमको भी इंटरनेशनल हीरो बनाएंगे, अगर तुम नारे लगाओगे तो हम तुमको हीरो बनाएंगे, अगर तुम
कश्मीर को तोड़ने में हमारी मदद करोगे तो हम तुमको हीरो बनाएंगे। अब आप इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर बहुत सिंपल सी तस्वीर है। कुछ लोग हैं, खड़े हैं, नारे लगा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, मगर नहीं, एक छोटी सी चीज है जिसको शायद देख के भी आप टाल जाएंगे, जिसको आप देख के भी नजरअंदाज करेंगे। इन लोगों के उंगली के इस इशारे को देखिए। आप हंसेंगे, आप कहेंगे क्या छोटी सी बात, उंगली के इशारे में क्या है, क्या रखा है। मगर ये उंगली का इशारा कोई छोटा मोटा इशारा नहीं है, कोई आम इशारा नहीं है, ऐसे ही कुछ भी नहीं है। लंबे समय तक आईएस के ऊपर रिपोर्टिंग करने वाले, काम करने वाले फॉरेन अफेयर्स मैगजीन के रिपोर्टर हैं नेथनियल जेलेंस्की। उन्होंने इस इशारे का गंभीर विश्लेषण किया है। उसके ऊपर पूरा का पूरा एक आर्टिकल लिखा है, आप चाहें तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं। इसमें वो बताते हैं कि ये जो इशारा है, ये इशारा तौहीद की बात करता है। तौहीद, तौहीद का मतलब क्या है? तौहीद एक तरह का इस्लामी संकेत है जो कहता है कि ईश्वर बस एक है, अल्लाह बस एक है, और जो कोई भी इसके अलावा किसी और तरीके की से ईश्वर की पूजता है या उसको मानता है, वो काफिर है और उसको खत्म किया जाना चाहिए। विश्व में जहां कहीं भी बहुलता है उसको खत्म करना चाहिए। जेलेंस्की लिखते हैं कि जब आईएसआईएस इस इशारे का इस्तेमाल करता है तो एक तरीके से स्थापित करता है कि दुनिया में जहां कहीं भी बहुलतावाद है उसका खात्मा किया जाएगा और सिर्फ एक आइडियोलॉजी, सिर्फ जीने का एक तरीका दुनिया पे हावी होगा। हमारे यहाँ कहते हैं सत्यमेव जयते, और यहां पे भी सत्य विजय होगा, यहां पे भी भारत विजयी होगा। कोई कुछ समय के लिए भारत की छवि को खराब कर सकता है इस तरह के दुष्प्रचार करके, लेकिन इनसे हमें डरने की भी जरूरत नहीं है। ये भारत को कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मगर एक चीज जरूरी है ये पहचानना कि जब इस तरह के दुष्प्रचार किए जा रहे हैं उस समय कौन देश के साथ खड़ा है और कौन देश के खिलाफ खड़ा है, कौन धर्म के साथ खड़ा है और कौन अधर्म के साथ खड़ा है। आप तय कीजिए आप किसके साथ खड़े हैं। धन्यवाद।